Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4 of class 11th political science, book number 2, and the name of book is Indian Constitution or at Work. एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज एग्जीक्यूटिव. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति कैसे अपॉइंट होते हैं या उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, या गवर्नर की क्या है जिम्मेदारी है, उनके अपॉइंटमेंट, इलेक्शंस, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे. बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको 2 वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव? कार्यपालिका होती क्या है? The organ of government that primarily looks after the functions of implementation and administration called the executive. तो जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून पास हुए हैं संसद के अंदर, जो उनको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको हम बोलते हैं कार्यपालिका. जो भी हमारे संसद के अंदर मतलब कानून बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है. प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर विधायिका, हमारे यहाँ विधायिका संसद है, तो जो भी संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की है. द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी. कई बार एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है, एक तरह से आप गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव कह लो, वही तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, बनाती है और फिर संसद के अंदर कानून पास करके उनको इम्प्लीमेंटेशन करती है एग्जीक्यूटिव. क्योंकि जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वही तो संसद के अंदर जाके बैठते हैं, मिनिस्टर्स या एमपीज हो गए. सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट सिस्टम. कुछ देशों में प्रेसिडेंट का सिस्टम है, वहां पे मेन ऑर्डर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट लेते हैं, जैसे अमेरिका. और कुछ देशों में चांसलर की व्यवस्था है, जैसे जर्मनी. ठीक है ना. द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव का मतलब यही नहीं है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो दूसरे मंत्री हैं. एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह की है. देखो मैं आपको बताऊं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, ये सब. और एक होती है नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें मिनिस्टर्स आते हैं, जिन्हें हर 5 साल बाद इलेक्शन लड़ना पड़ता है. तो एग्जीक्यूटिव का मतलब सिर्फ हम मिनिस्टर्स तक नहीं ले सकते, उसमें ऑफिसर्स भी आते हैं ग्रेड के. इट आल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, आईआरएस, आईएफएस, ये सब जो हैं. वाइल द हेड ऑफ गवर्नमेंट, पर जो गवर्नमेंट का हेड होता है, एंड देयर मिनिस्टर्स सेटल्ड विद द ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी इनके कंधे पे आती है. जो ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो ये होती है कि जो मिनिस्टर्स ने भाई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताया है या उनको मतलब टेक्निकल एडवाइस देना इनकी जिम्मेदारी है, बस उसको कर देना. पर रेस्पॉन्सिबल कौन है अगर कुछ गलती होती है? द मिनिस्टर. वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी है अपने पार्ट पे, पर जनता किसको पूछती है? जनता तो मिनिस्टर को कहेगी कि भाई तेरी गलती है. जनता ये थोड़ी कहेगी कि भाई उस आईएएस ऑफिसर ने ये इम्प्लीमेंटेशन गलत किया. जनता तो मिनिस्टर से पूछती है. तो वही है, ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है. आर टुगेदर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसे हम, जो, और इनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव. जो ऑफिसर्स होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और जो मिनिस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है. इनको नॉन परमानेंट भी कह सकते हैं आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को. क्लियर होगा आपको पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव? देखिए, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जिस देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव का हेड भी प्रेसिडेंट होगा और देश का हेड भी प्रेसिडेंट होगा. इन दिस सिस्टम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर आप देख लो, प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का भी हेड है और देश का भी हेड है. तो इस सिस्टम में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, बोथ इन थियोरटिकल और प्रैक्टिकल वे में वही पावरफुल है. कंट्री विच सच एज, जैसे कुछ देश जहां पे ये सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड मोस्ट ऑफ द नेशंस इन लैटिन अमेरिका. लैटिन अमेरिका मतलब साउदर्न अमेरिका की बात कर रहा है. सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव.
अंडर दिस सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो देश का राष्ट्रपति होता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये व्यवस्था भी हो सकती है कि भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही पार्टी के हों या फिर अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं। कंट्रीज विद सच सिस्टम जैसे फ्रांस, रशिया, श्रीलंका, ये इसके एग्जाम्पल हैं सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी हमारी बात कर रहे हैं इंडिया की। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हो हमारे यहाँ पे जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव अ प्रेसिडेंट और अ मोनार्क हु इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, वो होता है प्रेसिडेंट। कुछ देशों में मोनार्क भी होता है, राजा का व्यवस्था, जैसे नेपाल वाला, पर कुछ देशों में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। इन सच अ सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली सेरिमोनियल। बस इनका काम जनरली रिबन काटना है, अवार्ड बांटना है। हालांकि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स पे पावर है, पर आप जानते हो कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट को भी क्या करते हैं, बांधते हैं। जैसे आर्टिकल 61 है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, संसद के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे देखेंगे। कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पोर्टुगल। ये देश पार्लियामेंट्री सिस्टम में आते हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की, इंडिया ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एक्ट। पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में, मेंस में इनसे पूछ लेता है, प्री में भी पूछ लेता है एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस, आप इनको पढ़ लेना डिटेल में। This experience had shown that in the parliamentary system, the executive can be effectively controlled by the representative of the pupils. तो जो parliamentary system होती है व्यवस्था, उसमें आप जानते हो, जैसे मैं अपने देश की अगर बात करूं, भारत की, तो हमारे यहाँ आप जानते हो प्रधानमंत्री है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। पर अगर आप बात करो, वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के हैं, किसके हैं, जनता के हैं। मतलब वो चुने गए किसके द्वारा है, जनता के द्वारा। तो अगर जनता चाहे तो इलेक्शंस में उनको हरा भी सकती है नेक्स्ट टाइम और जिता भी सकती है। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, जो भी मिनिस्टर्स हैं या और भी कोई है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सब। वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म्स। अब हमने पार्लियामेंट्री व्यवस्था क्यों अपनाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड वुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं को मन में ये भी था कि ऐसी सरकार बने, ऐसी मतलब गवर्नमेंट हो कि जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखती हो, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाती हो। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो अगर आप 8वें शेड्यूल की बात करो, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है, रिलीजियन डिफरेंट है, तो अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करती रहेगी तो देश टूटने के चांस बनते। अच्छा देखो, आप संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 29-30 डाल के माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी बढ़िया बात है। तो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या जो और भी मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो सभी यही चाहते थे कि इस तरह का गवर्नमेंट हो जो जनता के प्रति अकाउंटेबल हो। द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स much emphasis on the president as the chief executive and as source of all executive power। और जहां पे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होती है वहां पे सारी पावर्स या सारा प्रेशर्स कौन हैंडल करता है? प्रेसिडेंट। और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी उसी के पास होती है। देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट्स इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अब प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में कुछ मतलब अपनी प्रॉब्लम्स है। जैसे कई बार क्या होता है, प्रेसिडेंट्स अपनी पावर्स को एक सुप्रीम लेवल पे न ले जाके यूज कर ले। फॉर एग्जांपल चाइना का प्रेसिडेंट या रशिया प्रेसिडेंट, उन्होंने कर रखा है ना कि जब तक जिंदा रहेंगे वो ही प्रेसिडेंट रहेंगे, चाइना में ये व्यवस्था है, और रशिया में 2035 तक। ऐसे संवैधानिक चेंजेस करके वो अपने आप को ही बहुत लंबे समय तक शासक बना के रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर और पीपल रिप्रेजेंटेटिव। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। आप जानते हो हमारे यहाँ पे देश में गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? हम लोगों के प्रति है, पीपल्स के, क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है। और अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में वी हैव द चॉइस टू उनको हटाने का। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम?
प्रेसिडेंट हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। देखो अगर मैं आपको इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। जैसे मैं अब आपको जो मैंने लर्न किया वो बताने शुरू कर रहा हूँ, लाइन वाइज बताऊंगा। जैसे आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है, आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स बताई गई हैं प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 54 में इलेक्शंस बताए गए हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह होगा। जैसे आप जानते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के 12 लोग, वो वोट नहीं डालते। मैं 2 लोग लोकसभा के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ एंग्लो इंडियन, क्योंकि वो सीट अब खत्म कर दी गई हैं। तो 12 लोग नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट डालते। और आपने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का देखा ही होगा प्रोसीजर क्या है। आर्टिकल 55 के अंदर किस तरह से इलेक्शन होगा। आर्टिकल 16 में टर्म ऑफ ऑफिस है। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन के बारे में बताया गया है, उसकी एलिजिबिलिटी। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, जैसे कि 30 ईयर और 35 ईयर की एज और मतलब साउंड माइंड हो, ठीक है, और इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 59 के अंदर कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस बताया गया है। आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट महाभियोग कैसे चलाया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर। और आर्टिकल 62 के अंदर क्या है कि जब जिस दिन से मतलब अगर वैकेंसी खाली है तो कैसे वो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे और कैसे टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 62 में। दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू अवर प्रेसिडेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स विच आर जनरली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू शुड रिमेंबर दीज, और यू मे नोट डाउन समवेयर इन योर नोटबुक टू। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो भी है हमारे यहाँ पे व्यवस्था। जैसे प्राइम मिनिस्टर से 3 आर्टिकल जो मेन इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 74 फर्स्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। एडवाइस, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि भाई देखो मैं आपको बताऊं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज। तो जो भी और मंत्री हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए, उसके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसकी एडवाइस पे? प्रधानमंत्री की। आर्टिकल 75 के अंदर क्या बताया गया है? अदर प्रोविजंस एज टू अ मिनिस्टर के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। और 78 के अंदर ड्यूटीज ऑफ पीएम एंड फर्निशिंग इनटू द प्रेसिडेंट के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो आर्टिकल 78 के अंदर बताया गया है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आए होंगे। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी मेंशन है। जैसे 74 के अंदर ये है कि भाई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, वो भी आगे आएंगे। लेट अस सी। एट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच रन द गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर पूछता है कंपटीशन में कितने तरह के मिनिस्टर होते हैं, 3 तरह के, आप याद रखना। एट द स्टेट लेवल, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट के अंदर कौन होते हैं? गवर्नर होता है। देखो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? गवर्नर है। और राज्य का गवर्नमेंट का प्रमुख कौन है? वो सीएम है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और देश का मतलब गवर्नमेंट का हेड कौन है? वो प्रधानमंत्री है हमारे यहाँ। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें जो गवर्नर से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, इनको फायदा मिलेगा आपको। जैसे आर्टिकल 153 के अंदर बताया गया है गवर्नर ऑफ अ स्टेट, कि हर राज्य के अंदर एक गवर्नर होगा जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 55 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बताया गया है कि जैसे अभी मैंने बताया राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट होने के बाद 5 साल का है और या फिर प्रेसिडेंट की विल के ऊपर है। आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन है गवर्नर की। आर्टिकल 158 के अंदर है कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। और 159 में उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। 160 में डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द गवर्नर, की वो कौन कौन से फंक्शंस को मतलब कि डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर मतलब कि उन्हें हटाया जा रहा है तो, या उनसे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं ले लिए जाते हैं पावर्स। आर्टिकल 161 के अंदर उनको मतलब ये पावर है कि वो सजा माफ कर सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 162 के अंदर क्या है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, अगर वो स्टेट की गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ही हैव द अथॉरिटी। तो ये सब आर्टिकल्स हैं गवर्नर से रिलेटेड। बाकी अगर कोई आर्टिकल इसमें रह गया तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मेरे को इतना ही लर्न है। और कोई सब क्लोज है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गवर्नर होता है, मैंने गवर्नर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड आपको बता दिए। अब हम एक बार चीफ मिनिस्टर्स के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 2 ही हैं जनरली, 163 है और 164 है। 163 के अंदर बताया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड गवर्नर, और गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर हैं। देखो एक राज्य के अंदर प्रधान चीफ मिनिस्टर को की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर।
और जो दूसरे मंत्री बनते हैं एक राज्य के अंदर वो भी गवर्नर अपॉइंट करता है, पर किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। आर्टिकल 164 के अंदर है ये, आप ये दोनों याद रखिएगा। आर्टिकल 163 में बेसिकली ये भी बताया गया है कि गवर्नर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी मिनिस्टर से या कोई भी सरकार कुछ काम कर दिया है तो वो उनको इन्फॉर्मेशन देगी अगर गवर्नर को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 163 में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल गवर्नर से जुड़े हुए हैं। बाकी आगे जैसे चीजें आएंगी, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे तो फिर मैं आपको उनसे रिलेटेड आर्टिकल भी बता दूंगा। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 3 तरह के मंत्री मैंने आपको बता दिए। पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर क्या है, लेट अस सी। आर्टिकल 74 का पार्ट 1, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखो एडवाइस कौन करेगा प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद रखना प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और जो मंत्री होंगे उनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे, पर किसकी से एडवाइस लेकर? प्रधानमंत्री की। और एक बात और याद रखना, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मानना पड़ेगा, मानना जाएगा, मतलब सब मंत्रियों को फिर पद छोड़ना पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री रिजाइन करते हैं, ठीक है। एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। और क्या होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। Provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। और कई बार क्या होता है कि वो मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी है उनको कह भी सकते हैं कि भाई आप इस एडवाइस को रिकंसिडर कर लो, और अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी कोई एडवाइस आती है तो फिर वो राष्ट्रपति जी को माननी पड़ती है। डिस्क्रेशनरी फंक्शन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निर्णय लेंगे वो राष्ट्रपति जी को बताएंगे उसके बारे में। ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिबरेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लिग्ड टू फर्निश्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। और अगर राष्ट्रपति जी कोई जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री जी को उनको वो जानकारी देनी पड़ेगी। The president often writes to the prime minister and express his views on matters confronting the country। और अगर कोई किसी मैटर पे राष्ट्रपति जी अपना मत दे रहे हैं, मतलब व्यू दे रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैव टू कंसर्न दैट, उनको मतलब कि ध्यान देना है। मे भी यहाँ पे बाध्य नहीं किया गया है कि वो मानना ही मानना है जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। 3 सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पावर यूजिंग हिज और हर ऑन डिस्क्रेशन, जहां पे वो अपने विवेक का यूज कर सकते हैं। जैसे कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द डिसीजन। इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज और हर ऑन डिस्क्रिप्शन। तो अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी है राष्ट्रपति जी को कि ये कार्य होना है, और राष्ट्रपति जी अगर चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि भाई अपनी इस एडवाइस को रिकंसिडर कर लो, ठीक है। वीटो पावर आप जानते हो राष्ट्रपति जी के पास है हमारे यहाँ, एक तो पॉकेट वीटो है और एक जनरल वीटो कह सकते हो आप। जनरल वीटो में क्या है, राष्ट्रपति जी या तो किसी बिल को अगर मतलब कि एसेंट दे देते हैं तो वो बिल कानून बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ बिल पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में, अगर मनी बिल है, और फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा पास होता है, उनके हस्ताक्षर होके ही वो कानून बनता है हमारे यहाँ पे। या फिर अगर जनरल बिल है तो आप राज्यसभा में भी पहले पेश कर सकते हैं उसको, फिर लोकसभा, देर आफ्टर राष्ट्रपति के पास अंतिम में जाएगा ही जाएगा वो साइन होने। तो देखो अब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पॉकेट वीटो है, एक पावर है, और एक जनरल वीटो आप कह सकते हो। जनरल वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति जी साफ मना कर देते हैं कि भाई ये बिल पास नहीं होना है और वो बिल कैंसिल माना जाता है। पॉकेट वीटो क्या होता है, उसमें राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उस बिल पे ना तो ये हाँ का जवाब देते हैं ना का, वो मतलब प्रेसिडेंट की पॉकेट में रहता है, कहने का मतलब। आप मुझे बताना कौन सा बिल आज तक प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो में काउंट है। 1980s का था एक बिल, पोस्ट ऑफिस बिल। चलिए मैंने आपको बता दिया, आप मुझे बताइएगा उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, इंटरनेट पे सर्च करके बताइएगा जिस प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो यूज किया था।
हैज वीटो पावर बाय विच ही कैन विद होल्ड और रिफ्यूज टू गिव एसेंट, या तो वो होल्ड पे रख सकते हैं, अगर होल्ड पे रख रहे हैं तो पॉकेट वीटो समझ लो, या फिर उस बिल को एसेंट मंजूरी दे देते हैं। पास्ड बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कैन जस्ट कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट, यही पॉकेट वीटो। दिस टाइप ऑफ वीटो इज रेफर्ड एज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। When after an election no leader has a clear majority in the लोकसभा, देखो अगर मान लो इलेक्शन हो गए, अगर किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी आ गई तो वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगी कि आएगी कि भाई इस व्यक्ति को हाउस ऑफ लीडर बना दो, मतलब प्रधानमंत्री बना दो। फिर प्रधानमंत्री एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को कि इन इन लोगों को मंत्री बना दो। पर दूसरा केस क्या है, अगर किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आप जानते हो संसद के अंदर कितनी सीटें हैं, मैक्सिमम 550 हैं, वैसे कितनी है लोकसभा में 543 हैं। तो अब मान लो 543 पे जैसे मान लीजिए आधा बैठता है अपना 222, मान लो 222 पे सरकार बननी है, पर वो किसी की नहीं आई, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड टू होम टू अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ प्रेसिडेंट देखेंगे कि किस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, मेजोरिटी किसी की नहीं आई पर सबसे ज्यादा सीटें किसकी आई। फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे, प्रेसिडेंट हैज टू यूज हिज ऑन डिस्क्रेशन इन जजिंग हु रियली मे हैव टू सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी हु कैन एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर उस पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई तो क्या किया जाएगा, उसको मतलब कि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हाँ भाई इस पार्टी के पास सपोर्ट है, पर अभी इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होंगी, मेजोरिटी नहीं है उस पार्टी की, सीटें होंगी सबसे ज्यादा, उसको बुलाएंगे कि आप सरकार बना लो, और उनको 1 महीने का टाइम दे देंगे कि अपना बहुमत पेश करके दिखाना संसद के अंदर। ठीक है ना। अगर मान लो बहुमत, इसी में क्या होता है देखो, अब मान लो जैसे उस पार्टी की वो बन जाए सरकार, पर क्या हुआ, दूसरे जो अपोजिशन वाले हैं वो क्या कहेंगे, वो तो नॉन कॉन्फिडेंस वीटो वो ला देंगे, मोशन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कि भाई अब विश्वास प्रस्ताव, कि हमें ऐसा लगता है कि इस पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति जी उसको 1 महीने का टाइम दे देते हैं कि भाई अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दियो संसद के अंदर, और अगर नहीं प्रूव होती है आपसे तो फिर आपको हटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर उस केस में री इलेक्शन या और जो व्यवस्थाएं हैं। अब अगर हम भारत के द वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप लिख लेना, मैं धीरे धीरे ही बोल लूंगा। जैसे आर्टिकल 63 है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, एक आर्टिकल 63 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। जैसे इस वक्त भारत के वो वाइस राष्ट्रपति कौन है, श्री वेंकैया नायडू जी, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। तो याद रखना जो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो उस केस में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 के अंदर इलेक्शन के बारे में है, और आर्टिकल 67 में है टर्म ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 68 के अंदर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंट सीट को भरने का टाइम, कितने टाइम तक। आर्टिकल 69 में उनकी शपथ है, और आर्टिकल 70 के अंदर है कि अगर कंटीजेंसी कुछ, जैसे राष्ट्रपति जी बीमार हैं तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। और आर्टिकल 71 के अंदर है कि मैटर रिलेटेड जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो आर्टिकल 71 के अंदर है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 63 पूछ लेता है कई बार, आर्टिकल 64 भी पूछ लेता है, आर्टिकल 66 भी पूछ ही लेता है, और आर्टिकल 69 शपथ के बारे में पूछता है कि कौन से आर्टिकल में। तो आप एक बार इन्हें जरूर ध्यान से लर्न करना, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से। तो इलेक्टेड फॉर 5 years के लिए चुने जाते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, द ओनली डिफरेंस इज दैट की स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए इसमें वोट नहीं डालते। अच्छा देखो एक डिफरेंस हो रहा है यहाँ, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो होता है वो नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते, वो 12 लोग जो हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में अपॉइंट होते हैं। पर एक बात याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर वोट डालते हैं, ठीक है। द ओनली डिफरेंस कि उनके इलेक्शन में एमएलए का वोट निकाला जाता है, जो विधायक होते हैं राज्यों के अंदर, यहाँ पे नहीं निकाला जाता। यहाँ पे सिर्फ संसद के इलेक्टेड, मतलब लोकसभा के इलेक्टेड और राज्यसभा के इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, लोकसभा के इलेक्टेड ही, क्योंकि लोकसभा में 2 नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन, वो खत्म ही हो गई है सीटें अब, तो इसलिए मैं राज्यसभा के इलेक्टेड कह रहा हूँ बस, और एंड नॉमिनेटेड कह रहा हूँ।
मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास करके राज्यसभा के अंदर, और मेजोरिटी ऑफ मतलब एग्री करे लोकसभा में भी, तो वाइस राष्ट्रपति जी को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। एक्ट एज द ऑफिस ऑफ एक्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 64 के अंदर है। टेक ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी, अगर वैकेंसी है तो वो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह, आर्टिकल 65 में मैंने आपको बताया। ठीक है, रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट और अदरवाइज, अगर मान लो राष्ट्रपति जी का पोस्ट वैकेंट हो गया किसी कारण से, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या इम्पीचमेंट की वजह से उनको हटा दिया गया है, तो नए राष्ट्रपति आने तक वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे, जब तक नए राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट नहीं होता। और याद रखना, मैक्सिमम इलेक्शन का टाइम 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, और तब तक ही प्रेसिडेंट के रूप में वो एक्ट करेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते। तो स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वी विल कवर इन पार्ट 2। उम्मीद है आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए, मैं भी एक लर्नर ही हूँ, अगर किसी आर्टिकल में या कोई वर्ड बोलते हुए गलती हो गई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीजें हैं, देखकर आपको एक्सप्लेन करना है, माइंड में से रिकॉल करना है, तो गलती हो जाती है, नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग ही है सब। बाकी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जी सर यहाँ पे गलती है, आप उसको सुधार लें, तो हम उसको सुधारेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। आप हम अगर कहीं पे मिस्टेक या कोई आर्टिकल हमारे से गलत बता दिया गया है या सही नहीं बताया गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए, इस देश को अच्छा बनाइए, सोसाइटी के लिए अच्छा कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है यहाँ तक रिलेटेड या किसी आर्टिकल से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। मोटिवेशन मिलता है आप लोगों ने की मोटिवेशन से ही चैनल आज यहाँ तक पहुंचा है। बाकी और मोटिवेट कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, एफर्ट्स और करने का मन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा इसका। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर के, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लेना, कल को जब बड़े लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करोगे, पीसीएस या सिविल सर्विसेज के एग्जाम की या यूपीएससी की, तो आप देखोगे जब उनका सिलेबस उठाओगे, दीज आर द बेसिक, यही बेसिक है। ठीक है, एक्सटेंशंस होती हैं चीजें, मैं मानता हूं, पर बेस यही है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।